हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कंप्यूटर का थ्योरी क्लास देख रहे हैं और कंप्यूटर के थ्योरी क्लास जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको लेंदी प्रोसेस में नहीं पढ़ाने वाला हूं, आपको बिल्कुल माइंड में सेट करूंगा टॉपिक वाइज और विथ डायग्राम। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक पे थ्योरी क्लास होगा। समझ सकते हैं कि क्रैश कोर्स टाइप का आपका होगा, न कि लॉन्ग मेथड में आपको खींचे जा रहे हैं, वैसा नहीं है। और आपको इतना स्मार्ट टेक्निक से आपको कंप्यूटर की तैयारी करा दूंगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में कैसे सीख गए। यही है हमारी एक्सपीरियंस जो आपको अच्छे से सिखाने की कला है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को जब हम लोग तैयारी करेंगे, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो उससे पहले आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, जो झारखंड से है, अभी जेएसएस सीजीएल का एग्जाम है, तो उसको मालूम होना चाहिए जेएसएस सीजीएल का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। उसके बाद अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टॉपिक्स हैं उसको भी ध्यान में रख के तैयारी करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर जैसे फर्स्ट में, जैसे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका सीजीएल का आया हुआ है झारखंड में, जेएसएस सीजीएल का, उसमें दिया हुआ है कि इन दिस द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिफरेंट डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर, जितने भी डिफरेंट डिवाइसेज है ना कंप्यूटर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी डेप्थ है, आगे बताएंगे। उसके बाद बोलता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड है ना, पावर पॉइंट, ये सभी आ जा रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा पता है? चलिए मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग, कैसे काम करता है उससे रिलेटेड, मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, है ना, मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सब कंप्यूटर के, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट से, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कौन इसका आविष्कार किए, किस तरह से हुआ, उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, है ना, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सबसे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका इंटरनेट से क्वेश्चन पूछेगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एब्रीविएशन, है ना, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उस तरह के, फिर शॉर्टकट की, कीबोर्ड में जो शॉर्टकट की होते हैं ना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये सब टॉपिक इतने लंबे चौड़े, सिलेबस तो मैंने दिखा दिया, लेकिन इसको पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि आपको स्मार्ट टेक्निक से तैयारी कराऊंगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन जिस अंदाज में इसके अंदर मैं घुसूंगा ना, वो देखिएगा आज के क्लास देखने के बाद आपको नेक्स्ट क्लास के लिए कितने एक्साइटेड रहेंगे वो वक्त बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ध्यान से मैं बता रहा हूं बार बार कि आप इस क्लास को हल्के में न लें, क्योंकि इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप नेक्स्ट क्लास देखने के लिए विवश हो जाइएगा, क्योंकि मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कोई लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लास देखिए और एमसीक्यूज बनेगा, और एमसीक्यूज में तो ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करूंगा ही, तो पूरा सटीक तैयारी होगा इस चैनल के माध्यम से। दैट मींस हमारा प्लेटफॉर्म जो आप सबका प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं बिना कुछ बोले, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स, लेट्स सी द क्लास। तो चलिए पहला हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सब जब जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, लेकिन एक सबको चलाए भी होंगे, और वो बदकिस्मत ही मतलब स्टूडेंट होगा जो आज तक कंप्यूटर नहीं चलाए होंगे, क्योंकि आज मॉडर्न युग में अगर आप कंप्यूटर नहीं चलाए हैं तो समझ सकते हैं कि आप काफी दूर हैं इस मॉडर्न युग से। तो चलिए बात करते हैं यहां पर, जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं, तो कंप्यूटर जब देखते हैं तो बहुत सारा विचार आपके मन में आता होगा। उसमें अगर आप
अपने से कहीं पर भी देखे होंगे तो आप यही सब चीजों को देखते होंगे, जैसे मॉनिटर होता है ना, सीपीयू होता है ना, इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, है ना, रैम, डीवीडी, एसएसडी, हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ रहता है, जिसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। उसके बाद स्पीकर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, है ना, ये सभी आप देखते होंगे। लेकिन क्या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये इससे सब कुछ परिचित हैं? नहीं है। और इस क्लास के बाद जो आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप एमसीक्यूज देखेंगे तो। अब चलिए बात करते हैं यहां पर कि ये तो चलिए मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया। सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम सिंपल सा बात समझ लीजिए कि कंप्यूटर में मैं इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जो पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें किस तरह से शुरुआत हुआ था, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था, उसका एक क्लास दूंगा तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा बता दूं कि आपका जो हम सब जो कंप्यूटर आज कैलकुलेटिंग करते हैं ना, तो कंप्यूटर का अगर हम बात करें तो इसका जो अगर डेफिनेशन का अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन तो आएगा ही नेक्स्ट पॉइंट पे। उससे एक सवाल पूछा जाता है डेफिनेशन से डायरेक्ट, जो इसका परिभाषा है ना कंप्यूटर का, उससे एक सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो सवाल क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब सबसे पहली बात कि कंप्यूटर जो वर्ड है, वो कंप्यूटर वर्ड में जो एक कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, कंप्यूटर जो एक ग्रीक लैंग्वेज, कंप्यूटर जो हम शब्द की बात करते हैं ना, ये एक कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है जो एक ग्रीक लैंग्वेज की शब्द है। अब यहां पर बात करते हैं कि उसको जो कंप्यूटर को हिंदी में बात करें ना, तो हिंदी में उसको संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर का क्या काम होता है? तो कैलकुलेट। कंप्यूटर का जो मीनिंग अगर होता है तो वो कैलकुलेट होता है। तो ये जो कैलकुलेटिंग की जो पद्धति आई है वो कहां से आई है? तो सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग के लिए ना एबेकस का नाम सुने होंगे, एबेकस। तो एबेकस जो है, अगर हम बात करते हैं कि एबेकस का, तो ठीक है, ये एबेकस अगर कैलकुलेटिंग के लिए अगर हम बोला जाए तो सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व चीन में ये एबेकस डिवाइस का आविष्कार किया गया था। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होते थे, उसमें तार लगे होते थे, उसमें मोतियों के कुछ पिरोए होते थे, उसी से कैलकुलेटिंग होते थे। तो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था, सिर्फ जोड़ घटाव ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते चला गया, उसमें जैसे जॉन नेपियर ने बहुत उसमें काम किए, ब्लेज पास्कल ने काम किए, चार्ल्स बेबेज ने काम किए, है ना, पास्कलाइन ने काम किए, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, ये सभी ने इस पर काम किया और एक के बाद एक इसमें डेवलपमेंट होते चले गए। और आज के डेट में अगर बोला जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। अगर आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में अगर आप कुछ देख रहे हैं ना, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उनको पता चल जा रहा है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है और आपके मोबाइल में दुनिया भर का वीडियो डाल दिया जाएगा। जो चीज भी आप सर्च कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप जिस चीज को नहीं भी जानते वो सभी वीडियो आपके पास आने लग जाएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, समझ रहे हैं? तो अब जिस तरह से ये एरा बदलते चला गया है ना, फर्स्ट जनरेशन जैसे कंप्यूटर का जैसे जनरेशन बाय जनरेशन जो बदलते चला गया, उसका हम लोग इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर एक जो सवाल पूछा जाता है, अच्छा एक चीज और, ये जो एबेकस जो है सबसे पहले कहां इसका डिवाइस का, ये डिवाइस कहां पर सबसे पहले खोज बनाया गया था? तो चीन में बनाया गया था। सबसे पहले एबेकस को कहां बनाया गया था? चीन में, ठीक है। और चीन में, उसके बाद जापान में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा धीरे धीरे। उसके बाद इसमें आगे उसमें बढ़ते चला गया, इसके बाद मॉडर्न युग में आते चले गए, बताएंगे ही। अब ये जो डेफिनेशन है ना, यही जो डेफिनेशन है, इसके बाद मैं आपको सिर्फ आपको पिक्चर के थ्रू से बताऊंगा सब कुछ। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो सवाल आपको पूछा जाएगा ना, तो वो आपको बेहतरीन सवाल रहेगा। और वो सवाल क्या है पहले मैं ये बताता हूं।
सबसे पहले ये जो सवाल है आपको अगर पूछा जाएगा तो वो सवाल क्या पूछा जाएगा, ये देखिए। जैसे आपको पूछा जाएगा एक एग्जांपल के रूप में कि इनपुट, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद स्टोरेज, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट, या फिर यहां पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखा, ये जो आप देख रहे हैं ना 3 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 3 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको बोला जाए कि इसमें से कौन सा सही है, तो ये जो आप क्वेश्चन पूछा जाता नहीं कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसी डेफिनेशन से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंप्यूटर में जो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर में ये डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो जिंदगी में ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंप्यूटर का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। कंप्यूटर जो है एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शन को एज ए इनपुट के रूप में इंस्ट्रक्शन लेता है। उसके बाद फ्रॉम द यूजर्स, किससे लेता है, यूजर से लेता है, एज ए इनपुट इंस्ट्रक्शन लेता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस दिस डेटा, जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस के रूप में मिलता है उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद गिव्स द रिजल्ट, रिजल्ट को हम लोग आउटपुट के रूप में समझते हैं, तो रिजल्ट, उसके बाद वो रिजल्ट देता है। और एंड सेव्स आउटपुट फ्रॉम द फ्यूचर रेफरेंस एंड यूजेज, और उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए उसको सेव करता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले इनपुट हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद रिजल्ट हुआ यानी आउटपुट हुआ, और उसके बाद फ्यूचर में यूज करने के लिए उसको सेव किया गया। यानी अगर हम इसको देखते तो इनपुट होता तो उसके बाद आउटपुट तो नहीं होता, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा इनपुट है, प्रोसेस है, स्टोरेज है, तो पहले तो आउटपुट होगा उसके बाद ना स्टोरेज होता है। तो आपका जो सवाल है इसमें ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इनपुट प्रोसेस उसके बाद आउटपुट होता है, स्टोरेज नहीं, स्टोरेज तो बाद में होता फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो यहां पर इसका आंसर होगा ये, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो ये सवाल क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सही प्रोसेस क्या है। आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डेफिनेशन नहीं रटना है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है और कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, जिससे उसका मकसद पूरा हो जाता है कि आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन मालूम है कि नहीं। अब यहां पर बात करते हैं कि इसमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज, ताकि दोबारा कभी भी यूज करना हो उस डेटा को तो यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे, ये तो हम लोग पॉइंट को समझ गए। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो भी जान लीजिए, कंप्यूटर एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ताओं से इनपुट के रूप में निर्देश को लेता है एवं निर्देशों के अनुसार उनका विश्लेषण करता है तथा परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट देता है, और उसके बाद भविष्य में उपयोग के लिए परिणामों को स्टोर करता है। यही है कंप्यूटर का डेफिनेशन, जिससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैंने बताया। अब बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना कि पेरिफेरल एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो पेरिफेरल और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होता क्या है ये मालूम होना चाहिए। जब आप ये समझ जाएंगे ना तो ऑप्शन जब भी रहेगा ना तो ऑप्शंस बहुत इजी लगेंगे आपको और जवाब भी देना आसान हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में जो आप देख रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं, मॉनिटर देख रहे हैं, स्पीकर देख रहे हैं, कीबोर्ड देख रहे हैं, माउस देख रहे हैं, प्रिंटर देख रहे हैं, ये सब क्या है, पेरिफेरल है, मतलब परिधीय उपकरण है। क्या है, परिधीय उपकरण। और जो सिस्टम यूनिट, मतलब ये जो आप बॉक्स टाइप का जो देखते हैं ना, ये सिस्टम यूनिट के अंदर वाला पार्ट, जैसे मदरबोर्ड, एक्सपेंशन कार्ड, रैम, एसएसडी, एचडीडी, है ना, सीपीयू कूलर, सीपीयू, पीएसयू,
ये सभी जो आपका देख रहे हैं ये सब जो है इस बॉक्स के अंदर रहता है। तो जो इस सिस्टम यूनिट के अंदर रहता है उसको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और जो ये सब जो है ना कंप्यूटर के पीएसयू मतलब ये सिस्टम यूनिट, इसको बोलते क्या है? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। और इस सिस्टम यूनिट जो जिसको हम चेचिस भी कहते हैं, तो इसी सिस्टम यूनिट जो इसके साथ ये वायर के थ्रू से स्पीकर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर ये सभी कनेक्टेड होते हैं। कुछ कुछ वायरलेस भी होते हैं। तो ये सब जो कनेक्टेड होता है बाहरी रूप से तारों के साथ इसको, तो ये सब पेरिफेरल हो गया। और इसके अंदर जो होता है, अंदर में मदरबोर्ड, एक्सपेंशन कार्ड, सीपीयू है ना, पीएसयू, सीपीयू कूलर, एसएसडी, रैम, ये सब उसके अंदर जो होता है उसको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। अब एक आपको एग्जांपल में दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, उसमें एग्जांपल में दे दिया, ऑप्शन में दे दिया प्रिंटर दे दिया, मॉनिटर दे दिया, मदरबोर्ड दे दिया और दे दिया कीबोर्ड दे दिया। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर ये सब तो आउटपुट डिवाइस हो गया है। और सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं, मतलब पेरिफेरल हो गया है। और पेरिफेरल बाकी जो आपका मदरबोर्ड जो दे दिया है वो कंपोनेंट्स हो जाएगा क्योंकि वो सिस्टम यूनिट के अंदर है। तो डिफरेंस इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब पेरिफेरल और कंपोनेंट समझ में आ गया, मतलब एक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी डेप्थली इस सब में बहुत सारा चीज जानेंगे आगे चल करके। तो आपको यह समझ में आ गया कि पेरिफेरल कहते किसको हैं और कंपोनेंट्स कहते किसको हैं। समझ में आया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो कंप्यूटर जो आपका स्टार्ट होता है ना, कंप्यूटर खरीद को लेके आते हैं, प्लग में जैसे जो हम लोगों का जो घर का जो बोर्ड होता है उसमें प्लग करते हैं, उस प्लग के थ्रू से स्विच देते हैं, उसके बाद फिर क्या है आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो भाई स्टार्ट तो होता है लेकिन स्टार्ट करते समय कुछ तो फंक्शन करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये सब टर्म्स देखने को मिलेंगे, बूटिंग प्रोसेस, सीमोस बैटरी, बायोस, रॉम, है ना, एगो और छूट गया पोस्ट, ये भी डालना जरूरी है, पोस्ट ये भी मालूम होना चाहिए, POST एब्रिविएशन के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन में ये सब दिखेगा और आपका नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आपका दिमाग खुजलाएगा। तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी जो है याद होना चाहिए और याद हो जाएगा। देखिए आगे यहां पर बात करते हैं कि जो कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है ना, तो इसका प्रोसेस जानिए, तब आपको देखिएगा ये सब चीज आपका एकदम मुट्ठी में हो जाएगा। तो आप जब कंप्यूटर में जब प्लग करते हैं तो थोड़ा सा इसको समझिएगा बढ़िया से। एक टर्मिनोलॉजी यूपीएस का भी रखिए, एक टर्मिनोलॉजी आप एक रखिए आपका एसएमपीएस भी रखिए। तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूपीएस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा कि यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस का बात बोलेंगे तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी कहीं देखने को मिलेगा और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई ही देखने को मिलेगा। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता क्या है, यूपीएस के बारे में जानते हैं। इसमें एक बैटरी लगा हुआ होता है। आपका कंप्यूटर जब आप जो घर का जो बोर्ड होता है उसमें जब प्लग करते हैं और डायरेक्ट जो आपका कंप्यूटर में जब डालते हैं, और आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, तो जब कोई काम कर रहे हैं ना, तो काम जो भी होता, प्रोसेस जब भी होता तो वो रैम में डेटा रहता है। आगे हम रैम के बारे में बताएंगे, फिलहाल अभी जानिए थोड़ा सा। रैम में डेटा रहता है और वो रैम का डेटा अगर पावर जब तक रहता उसमें रहता है, पावर ऑफ हुआ तो डेटा खत्म। तो घर का बिजली का तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कब बिजली जाए कब रहे कोई ठीक ठिकाना नहीं, कभी भी जा सकता है। तो आप काम कर रहे हैं और पावर आपका चला गया तो सब डेटा भी चला गया। प्रोसेस जो दौरान हो रहा था, सेकेंडरी मेमोरी में जो रहेगा वो तो स्टोर रहेगा, लेकिन प्रोसेस के दौरान जो काम हो रहा था तो सब चला गया मेहनत मिट्टी में, अगर सेव नहीं किए हैं तो उससे बचने के लिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका इस्तेमाल यही चीज को बचने के लिए कि इसमें कुछ एक बैटरी लगा हुआ होता है जिससे आपको 15 मिनट 20 मिनट का बैकअप दे देता है
कि चलो पावर गया है, आपको भी मालूम चल गया पावर चल गया, चलो जो जो काम कर रहे थे उसको जल्दी से सेव कर लो ताकि आपका वो डेटा जो सुरक्षित रहे। सेकेंडरी स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज में आप सेव कर लिए, फिर चलो पावर को कंप्यूटर को शट डाउन कर लिए, फिर बाद में जब पावर आया फिर हम काम करने लगे तो वहां से फिर उठाए डेटा, प्रोसेस किए, काम करना स्टार्ट कर दिए। तो यही चीज से बचने के लिए आपको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आपका कंप्यूटर, जो आपका यहां पर मान लीजिए घर का अगर बोला जाए, ये मान लीजिए बोर्ड है घर का, पावर का ये स्विच है ना, यहां से आपका पावर आया तो डायरेक्ट यहां पर नहीं आता, डायरेक्ट ये आपका जो सिस्टम यूनिट है ना, आपका जो सिस्टम यूनिट यानी ये आप जो देख रहे हैं सिस्टम यूनिट, यहां पर डायरेक्ट नहीं आता। बहुत तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन वो रिस्क लेंगे, तो उससे बचने के लिए बीच में क्या करता है, यूपीएस लगाता है ताकि 10-15 मिनट का बैकअप दे दे। तो यूपीएस कहां यूज होता है मालूम चल गया। अब बात करते हैं एसएमपीएस का। आपके कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड में भी डायरेक्ट पावर नहीं जाता है। जब यहां यूपीएस लगाए या ना लगाए बात बराबर है। चलिए, यूपीएस से जब आपका सिस्टम यूनिट में पावर जाता है ना, तो सिस्टम यूनिट में जब पावर जाता है तो वहां पर क्या होता है, यहां पर आपका एसएमपीएस यूज किया जाता है। अब एसएमपीएस का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये सब याद रखिएगा, कभी कभी एब्रिविएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, याद रहना चाहिए। और इतना बार बोलेंगे कि याद हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर जो एसएमपीएस का यूज क्या रोल है। तो आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड में ना, जैसे जो वोल्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट जैसे आपका आ रहा है, तो आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड में डायरेक्ट 220 वोल्ट का तो जरूरत नहीं है। तो उससे बचने के लिए आपको जो भी आपका डिवाइसेस है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है पावर का, जितना वोल्ट का, उस हिसाब से एसएमपीएस जो है उसको बांटता है। तो आपके कंप्यूटर में एसएमपीएस में मेन आपका 220 वोल्ट जो भी आपका जो पावर है वो आता है, और उसके बाद मदरबोर्ड में जितना वोल्ट का रिक्वायरमेंट है उतना वोल्ट उसमें सप्लाई करता है। समझ में आ गया। अब मदरबोर्ड से बाकी और भी सारे कनेक्टेड रहते हैं, वो सभी डिवाइसेज में आपका सप्लाई होने लग जाता है। क्लियर। जैसे रैम हो गया, एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब जगह जो सप्लाई होता है, प्रोसेसर हो गया, ये सब जगह जो पावर सप्लाई होता है, तो उस सबके बाद मदरबोर्ड से सारा कंट्रोल होता है। चलिए, हम लोगों ने दो टर्म्स जान गया, यूपीएस और एसएमपीएस। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। बूटिंग क्या होता है, तो जब आपका कंप्यूटर जब पावर दे देते हैं, तो जैसे पावर देते हैं ना, तो उसमें देखते होंगे कि थोड़ा देर के लिए आपका स्क्रीन में ब्लैक स्क्रीन आता है। थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए भी आता है। लेकिन क्या होता है, एक बार लाइट आता है, फिर उसके बाद ब्लैक होता है, फिर लाइट आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपका स्क्रीन आता है। तो वो जो समय में जो थोड़े सेकंड के लिए भी जो ब्लैक स्क्रीन आ जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोस्ट। क्या बोलते हैं, पोस्ट। यानी फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए कि ये पोस्ट का फुल फॉर्म, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट का रोल क्या है, तो आपका जब कंप्यूटर में जो आप ये जो बायोस का जो प्रोग्राम जो होता है, बायोस के बारे में आगे बताते हैं, फिलहाल पोस्ट का बात को समझ लीजिए। तो जो आपके सारे डिवाइसेज में पावर सप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारे चीजों को देखता है, तो वो उसका मतलब निरीक्षण करता है, समझ लीजिए कि उसको वेरीफाई करता है कि हाँ सभी जगह पावर सप्लाई हो रही है कि नहीं, सारे डिवाइसेज में सही तरह से चल रहे हैं कि नहीं। तो वो टेस्ट करता है। तो वो टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये सीमोस क्या है, बायोस क्या है, रोम क्या है और सीमोस बैटरी क्या है। तो सबसे पहली बात कि जैसे आपका कोई भी डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो वॉशिंग मशीन है ना, ओवन है, फिर आपका जैसे एलईडी टीवी वगैरह जो है, उसके बाद जैसे आप बात करेंगे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया,
है ना, माउस हो गया, तो ये सब में ऑलरेडी उसमें कुछ प्रोग्राम उसमें किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उसमें कुछ प्रोग्राम किया जाता है। जब उसमें पावर देते हैं तो जो प्रोग्राम उसमें किया जाता है उसी प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। ऐसा कभी देखे हैं कि हम क्या बोलते हैं, जैसे सपोज रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं और रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीदे हैं, तो रेफ्रिजरेटर में वॉशिंग मशीन का काम कर रहा है और वॉशिंग मशीन में रेफ्रिजरेटर का काम कर रहा है, ऐसा कभी देखे हैं? नहीं ना। क्या होता है, प्रोग्राम किया जाता है कि उसमें वो किस तरह से काम करेगा। तो रेफ्रिजरेटर में भी उसका प्रोग्राम किया जाता है जिसके हिसाब से वो अपना काम करता है, वॉशिंग मशीन में भी उसका प्रोग्राम किया जाता है जिसके हिसाब से वो काम करता है। तो उसमें एक फर्मवेयर, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। फर्मवेयर वो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, फर्मवेयर ये नाम याद रखिएगा, फर्म, ठीक है, फर्मवेयर, ठीक है। तो ये जो फर्मवेयर जो होता है, तो ये आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये सब टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए, ये सब तो जान रहे हैं। तो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उसमें प्रोग्राम किया जाता है, उस हिसाब से वो डिवाइस काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर, जो कंप्यूटर का भी तो कुछ स्टार्टिंग के लिए चाहिए प्रोग्राम जिससे वो स्टार्ट हो सके, तो वो आपका बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बायोस की अगर हम बात करें, तो ये जो बायोस अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, बायोस की बात करते हैं तो बेसिक क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो रॉम मेमोरी जो होता है उसमें ये बायोस प्रोग्राम को डाला जाता है। और ये जो है बायोस प्रोग्राम जो है ये आपके कंप्यूटर में जो रॉम मेमोरी, जिसका हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, आगे पढ़ेंगे, तो जो रॉम मेमोरी में ये बायोस प्रोग्राम को डाला जाता है, जो आपका कंप्यूटर में आपका एक बूटस्ट्रैप कोड होता है, जो पावर सप्लाई होने के बाद आफ्टर पोस्ट ये आपके सारे डिवाइसेज जब तक काम कम्युनिकेट हो रहे हैं कि नहीं, इसको जो कम्युनिकेट करता है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहते हैं, जो आपका कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उसी के अनुसार हम लोग उस पर काम करते हैं। तो वो उसका जो प्राथमिक इंस्ट्रक्शन है ना, जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसका कुछ को मतलब इंस्ट्रक्शंस को ये रीड करता है। जो प्रोग्राम किया जाता है बायोस में, उसी के अनुसार ये सारे को जो प्राथमिक इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, उसको रीड करता है और सारा कंप्यूटर का कम्युनिकेशन को उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को सौंप देता है। और उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है आपका कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल अपने अंदर में ले लेता है, जिसके बाद हम सब यूजर जो हैं अपने आसानी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे अगर हमको वर्ड में काम करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, टैली में काम करना हो तो टैली हम लोग अपलोड करते हैं, फोटोशॉप में काम करना हो तो फोटोशॉप का हम लोग क्या बोलते हैं ऐप को इंस्टॉल करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट वैसा एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम लोग काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस प्रकार अगर हम लोग सपोज दैट कि रेफ्रिजरेटर या फिर अलमीरा या दीवान जो भी घर के आइटम्स होते हैं हम खरीदते हैं, तो हम खरीद करके ला करके अपने घर के अंदर ही ना रखते हैं। उसी तरह जो भी एप्लीकेशंस पर काम करना होता है वो हम लोग विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो जब तक इंस्टॉल नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो घर का काम किया, और जो बाकी जो हम लोग की इक्विपमेंट है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, दीवान, ये सब एप्लीकेशंस हो गया जिसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो आगे चल करके पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए। अब बात करते हैं कि एक टर्म सिमोस।
सीमोस क्या है? अब यहां पर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा, यहां पर ये सबको बारे में थोड़ा सा जानिए। अब थोड़ा सा सीमोस अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या है? तो ये एक प्रकार का चिप है। अब जो रॉम मेमोरी, जो आप रॉम मेमोरी देख रहे हैं ना, इसमें जो है आपका बायोस के इंस्ट्रक्शन इसमें रहते हैं। तो बायोस के इंस्ट्रक्शन में जैसे किस तरह से, मान लीजिए सपोज दैट कि बहुत सारे सेटिंग होते हैं, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ग्राफिक कार्ड्स, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब के सेटिंग्स के इंफॉर्मेशन रॉम में रखना मुश्किल होता है। उतने सारे सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन यहां नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए ये सीमोस चिप का इस्तेमाल किया गया है, जो सारे और अदर डिवाइसेज के भी सेटिंग्स के इंफॉर्मेशन यहां रहते हैं। समझ रहे हैं? जिसके थ्रू से आपका सारे डिवाइसेज काम करता है। अब रही बात कि सीमोस तो हम ये सभी का सेटिंग्स के इंफॉर्मेशन वहां रखता है, वो मेमोरी यहां पे होना चाहिए। लेकिन यहां पर कैसे रहेगा? जब तक इस पे पावर ना हो। तो वो पावर देने का, सप्लाई देने का काम करता है ये सीमोस बैटरी। ये सीमोस, देखिए ये टैबलेट के तरह, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो देखते हैं ना कि टैबलेट्स खाते हैं ना ठीक होने के लिए, तो उसी तरह टैबलेट्स के आकार का जो होता है वो आपका देखते हो घड़ी वगैरह में भी डालते होंगे बैटरी। तो इस तरह से उससे थोड़ा बड़ा साइज का होता है ये वाला आपका बैटरी, जो है इसमें मदरबोर्ड में डाला जाता है, जिससे ये पावर सप्लाई का काम करता है। सीमोस में जैसे आपके कंप्यूटर में पावर नहीं भी रहता तो डेट और टाइम हमेशा बताता है ना, बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं ना पड़ती है। तो वो आपका यही बैटरी का काम करता है, जो आपको हमेशा आपके कंप्यूटर को अपडेट रखता है, डेट टाइम वगैरह इस सबको मैनेज करता है। ये सभी के इंस्ट्रक्शन के सेटिंग, ये सबके सेटिंग के इंफॉर्मेशन भी सीमोस में रहता है, जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपका जो बायोस का रोल क्या होता है, रॉम का रोल क्या होता है, सीमोस बैटरी का रोल क्या होता है, सीमोस का रोल क्या होता है ना, यूपीएस का रोल क्या होता है। अगर हम बात करेंगे तो जैसे यूपीएस का रोल क्या होता है, एसएमपीएस का रोल क्या होता है ना, पोस्ट का क्या काम होता है, ये सब के बारे में मालूम चल गया। और ये जो स्टार्टिंग होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। समझ में आ गया? अब इस तरह से कंप्यूटर तो स्टार्ट तो हो गया, लेकिन उसके अंदर में हम लोग काम करेंगे ना, तो काम कैसे करता है कंप्यूटर, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है, जो काम करता है, तो काम करता कैसे है? तो उसमें हम लोग जो डेफिनेशन की बात किए थे, तो इनपुट, इंस्ट्रक्शन को करते थे, इंस्ट्रक्शन इनपुट करते थे एज ए इनपुट, है ना, बाय यूजर के थ्रू से हम लोग इंस्ट्रक्शन को हम लोग इनपुट करते थे। तो किसके थ्रू से हम लोग इनपुट करेंगे इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर में कैसे डालेंगे? तो कीबोर्ड के थ्रू से, माउस के थ्रू से, स्कैनर के थ्रू से, माइक्रोफोन के थ्रू से। अब ये सब का पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं, कीबोर्ड देखे होंगे, माउस देखे होंगे, स्कैनर देखे होंगे और माइक्रोफोन देखे होंगे। ये सब के थ्रू से हम लोग कंप्यूटर में जो भी काम करना हो उसका इंस्ट्रक्शन, जो काम करना उसका इनपुट के हम लोग ये सभी के थ्रू से इंफॉर्मेशन डालते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन डालते हैं, उसको हम लोग डेटा कहते हैं, है ना। और वो डेटा जो है प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट होता है, तो वो डेटा इंफॉर्मेशन में बदलता है। आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, तो लोग बोल देगा डेटा कहते हैं, उसको डेटा कहेंगे, है ना। डेटा नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन में होता है। डेटा को जब हम लोग डालते हैं एज ए इनपुट, वो हो गया डेटा। प्रोसेस होने के बाद जो आया रिजल्ट, उसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। तो डेटा जो है वो किस में बदलता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है। याद रखना है, डेटा किस में बदलता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है ना। तो कंप्यूटर का क्या काम होता है? तो डेटा को मीनिंगफुल रूप में बदलना। जो हम लोग डेटा इनपुट करते हैं तो वो तो कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, लेकिन उसको मीनिंगफुल रूप से उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है, मतलब यूजफुल रूप से उसका डेटा को बनाता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो इनपुट दिए, उसके बाद प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस कहां होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में।
आपका जो कंप्यूटर जो काम करता है तो वो सीपीयू में प्रोसेस होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म। अब यहां पर कंट्रोल यूनिट होता है, जो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल यूनिट एक होता है। उस कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे कि इस कंट्रोल यूनिट में क्या काम होता है। तो जो भी काम होता है उसके बाद रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट आता आउटपुट के रूप में। कहां से रिजल्ट देख सकते हैं? तो मॉनिटर में देख सकते हैं, है ना, या फिर आप प्रिंटर में देख सकते हैं, स्पीकर में आवाज के रूप में भी सुन सकते हैं, और प्लॉटर में बड़े बड़े फ्लैक्स प्रिंट करने के लिए भी प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आउटपुट के रूप में मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, और इनपुट के रूप में कीबोर्ड, है ना, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जाता है। अब बात बीच में जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में क्या होता है ये देखिए। अभी आप यहां पर प्रोसेस जो देखेंगे ना, जो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं ना कंट्रोल यूनिट, जैसे यहां पर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना, उसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, और इसी कंट्रोल यूनिट के नीचे, है ना, इसी कंट्रोल यूनिट को दो भाग में बांटा गया है, एक सीएमयू और एक एएलयू, है ना। यही कंट्रोल यूनिट में एक सीएमयू होता है और एक एएलयू होता है। तो यही सीएमयू और एएलयू को यहां पर जानेंगे। जैसे यहां पर कंट्रोल यूनिट को दो भाग में बांटा गया, एक सेंट्रल मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहां पर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कभी भी क्वेश्चन पूछ दे आप जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहां पर बात करते हैं कि कंट्रोल यूनिट में सीएमयू क्या होता है और एएलयू क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएमयू का फुल फॉर्म पूछ दे तो सेंट्रल मेमोरी यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म पूछ दे तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दो सवाल तो यहीं पर बन गया, पूछा जा सकता है। एएमयू का फुल फॉर्म एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीएमयू का फुल फॉर्म सेंट्रल मेमोरी यूनिट। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है ना, तो जो भी काम होता है, जो प्रोसेसर जो भी प्रोसेस करता है, तो उस समय आपका जो डेटा होता है ना, जिसको प्रोसेस करना होता है, वो रैम में होता है। कहां पर होता है? रैम में होता है। जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उस प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा का रिक्वायरमेंट होता है वो डेटा रैम में होता है। आपका कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होता है, अगर काम करना वो पहले रैम में जाएगा, और रैम से फिर प्रोसेसर उठाता है, और रैम से प्रोसेसर में डेटा ट्रांसफरिंग रेट क्या होता है? 11 से 60 नैनो सेकेंड होता है। 11 से 60 नैनो सेकेंड रैम से आपका कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वहां तक डेटा ट्रांसफर करने में समय लगता है। बीच में कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी भी आता है, बताएंगे बाद में। अभी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में भी थोड़ा सा रहने दीजिए, जब मेमोरी ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि क्या है मेमोरी यूनिट। अब यहां पर बात करते हैं कि हम लोग जो कंट्रोल यूनिट में जो कंप्यूटर प्रोसेस हो रहा है ना, तो प्रोसेस हो रहा तो भाई मेमोरी तो चाहिए ही, तो उसमें रैम आ जा रहा है। अब रैम जो सेंट्रल मेमोरी यूनिट जो है, तो ये सेंट्रल मेमोरी दो पार्ट में आता है, एक रैम और एक रोम। रैम जो है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया जाए तो रीड ओनली मेमोरी। समझ रहे हैं? पार्ट बाय पार्ट करूंगा। अब यहां पर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी का डिफरेंस क्या है? कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो रैम मेमोरी का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर जब शुरू होता है तब हम लोगों को रोम मेमोरी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप कोड के थ्रू से आपके कंप्यूटर के सारे डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। तो ये आपको पहले से ही इनबिल्ट रहता है रोम में, वो बायोस के प्रोग्राम्स, तो इसलिए रोम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका रीड ओनली, ये नॉन वॉलेटाइल होता है। ये क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल, है ना? क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब पावर अगर नहीं भी रहेगा ना, तो रोम का मेमोरी जो है वो परमानेंटली उसमें स्टोर रहता है। और रैम जो है वो वॉलेटाइल होता है। क्या होता है?
वॉलेटाइल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि पावर गया तो सत्यानाश, इसमें जो भी डेटा रहेगा चल जाएगा। इसीलिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पावर ना जाए, जब तक काम खत्म नहीं करेंगे या सेव नहीं करेंगे तब तक खत्म ना हो। इसलिए यूपीएस का यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है ताकि 10-15 मिनट बैकअप दे, रुको तो थोड़ा सा सेव कर लेते जल्दी जल्दी, ताकि मेरा मेमोरी जो है यहां पर रैम में है उसको कहीं सेव कर लेते हैं ताकि मेरा काम बर्बाद ना हो। चलिए, अब रैम में भी दो प्रकार का आता है, एक एस रैम और डी रैम, इतना तक जानना है, इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एस रैम जो है इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो स्टैटिक रैम बोल सकते हैं यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का डायनेमिक रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से फास्ट होता है, पहला पॉइंट। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से फास्ट उसमें ट्रांसफर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है ना कि जैसे पावर जब तक उसमें रहता है तो डेटा तो दोनों में रहता ही रहता है, लेकिन स्टैटिक रैम में जो डेटा रहता है वो कांस्टेंट उसमें डेटा बने रहता है, और डायनेमिक रैम में क्या होता है ना कि डेटा हमेशा चेंज होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, तुरंत उसमें डेटा ट्रांसफर चेंज होते रहता है। तो इसलिए उसको रिफ्रेश भी करना पड़ता है डायनेमिक रैम को, ताकि उसमें, क्योंकि उसमें डेटा हमेशा बार बार चेंज होगा तो रिफ्रेश करना होगा ताकि दूसरा डेटा उसमें फिर से आए। तो ये चलायमान होता है, ये स्टैटिक होता है, यही डिफरेंस है इसमें। अब ये डायनेमिक रैम जो है ना, आपके जैसे मोबाइल्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, ये सब में डायनेमिक रैम का ही इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये कम खर्चीला होता है स्टैटिक रैम से, इसलिए डायनेमिक रैम का इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब रही बात, ये तो प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर को रैम में मेमोरी, प्रोसेसिंग के दौरान रैम में चाहिए ना डेटा, मतलब प्रोसेसिंग के दौरान जो मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है वो मेमोरी रैम होता है जिसमें डेटा रहता है। ये काम कंप्यूटर काम करता है तो रैम में रहता है। रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। रैम जो है कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रैम को कंप्यूटर का मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, रोम को भी मेन मेमोरी या प्राइमरी। ये रैम और रोम जो है दोनों कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहलाता है या प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, याद रखिएगा। अब रही बात रोम में आते हैं, तो रोम का तो हम आपको पहले भी बताएं कि रोम में जैसे बायोस के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको उसमें सेव रहते हैं ताकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो उस पर काम रहता है। अब रही बात, रोम में 3 प्रकार का होता है, एक पी रोम, एक ई प्रोम और एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब ई प्रोम में इरेजेबल, इसमें इलेक्ट्रिकली, यहां पे ई होगा इरेजेबल, सॉरी ए ही होगा यहां पर ना, ERA ए ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब प्रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली डबल ई में यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो है जो डेटा एक बार मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही डाल दिया गया वो चेंज नहीं हो सकता, परमानेंटली वही रहेगा, इसलिए रीड ओनली मेमोरी होगा। इरेजेबल मतलब उसको मिटाया जा सकता है, एक बार उसमें अल्ट्रावायलेट जो रे होता है उसके थ्रू से इसको मिटा करके फिर दोबारा उसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकली में उसको बार बार मिटाया जा सकता है, बार बार प्रोग्राम किया जा सकता है, हजारों बार उसमें मिटाया जा सकता है, हजारों बार प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एक सेक्शन सेंट्रल मेमोरी यूनिट। अब आपका तो रैम में डेटा तो आ गया, रैम में
डेटा आ गया, उसको प्रोसेस के लिए कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसको प्रोसेस करने के लिए रैम का जो इस्तेमाल होता है मेमोरी का, वो तो हम लोग कर लिए, लेकिन प्रोसेस के दौरान उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होता है, लॉजिकल कैलकुलेशन भी होता है, उसके लिए एएलयू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहां पर थोड़ा सा जानेंगे, यहां पर जानेंगे एएलयू में क्या होता है। जो मैथमेटिकल टर्म्स जैसे गुना हो गया, भाग हो गया, है ना, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, ये सब मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए जो हम लोग सॉल्व करना होता है, तो वो सब के लिए एएलयू का रोल प्ले होता है, जिसके थ्रू से वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है। फिर लॉजिकली में जैसे एंड, लॉजिकली का अगर हम बात करेंगे तो लॉजिकली के लिए ए एंड डी, एंड, ओ आर और नॉट, ये सब आपका कंपैरिजन के लिए, आपका लॉजिकली जो होते हैं वो सब टर्म के लिए आपका ये ए एंड और नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए आपका एएलयू का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? इस तरह से आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है और जो रिजल्ट होता है वो मॉनिटर में या प्रिंटर के थ्रू से, स्कैनर के प्लॉटर के थ्रू से या स्पीकर के थ्रू से रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर काम करता है। उम्मीद करेंगे मेरे फ्रेंड्स कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम और रोम का जो सिंपल डिफरेंस है ना, कि कंप्यूटर प्रोसेस के दौरान जो मेमोरी का जरूरत होता है उसमें रैम का इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जिस मेमोरी का इस्तेमाल होता है उसको रोम कहते हैं। ये सिंपल सा जान लीजिए। समझ में आया रोम और रैम में डिफरेंस? रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मतलब रैम जो है रैम वॉलेटाइल है और रोम नॉन वॉलेटाइल है, जिसको रीड ओनली मेमोरी है। इसमें पावर ऑफ रहेगा तो भी इसका डेटा हमेशा रहेगा, इसमें पावर ऑफ हो जाएगा तो इसका डेटा खत्म हो जाएगा। तो वॉलेटाइल होता है, पावर ऑफ होने के बाद डेटा खत्म हो जाता है। इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, 11 से 60 नैनो सेकंड इसमें डेटा ट्रांसफरिंग रहता है। कंप्यूटर काम जब करता है तो कंप्यूटर काम करने के दौरान जो मेमोरी का जरूरत होता है वो रैम में होता है, रैम में डेटा रहता है और यहीं से डेटा ट्रांसफर होता है और कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर शुरू करता है तब रोम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बायोस का प्रोग्राम इसमें स्टोर रहता है और बायोस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका वो काम करता है, जिसके थ्रू से बूटिंग प्रोसेस होता है और आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। और आपका कंप्यूटर का ये रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। ये समझ में आ गया होगा। ये नॉन 3 प्रकार का होता है। रोम 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ई प्रोम और डबल ई रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उम्मीद करेंगे मेरे फ्रेंड्स कि आज की क्लास में आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन पता चला होगा। लगता है कि आप खुश नहीं हुए हैं, लगता है दूसरा क्लास देना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं आपको कंप्यूटर सिखाने जा रहा हूं। कंप्यूटर को सिर्फ सिखाना मकसद नहीं है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को दिमाग में रख करके क्लास ले रहा हूं, न कि आपको कंप्यूटर में लेक्चर दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा कि जो मैंने आज क्लास लिया है उससे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और एमसीक्यूज अगर देखे होंगे तो अब आप नहीं देखे हैं एमसीक्यूज तो प्लेलिस्ट पर जाइए, क्वेश्चन देखिएगा। जो भी आज मैंने पढ़ा है ना, इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मेरे फ्रेंड्स जितने भी आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास जो लेने वाला हूं ना, अगर आप चाहते हैं उसमें बहुत धमाल मचा दूं, बेहतरीन क्लास दूं, आपके दिमाग के पुर्जा हिला दूं, और मेमोरी में जो आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, तो आपका सेकेंडरी मेमोरी में यानी परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर कर दूं। अब आप सोचिए, आप रैम बनना चाहते हैं या रोम बनना चाहते हैं? रोम में परमानेंटली स्टोर होता है, रैम में परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। तो अगर रोम बनना चाहते हैं तो आप अपने जो मोबाइल के स्टेटस है उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फेसबुक में शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में टेलीग्राम में दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा इस व्यू को तो इसका व्यूज बढ़ जाए, थोड़ा सब्सक्राइबर गेन हो जाए, क्योंकि इस चैनल पर मैं नया आया हूं तो अभी सबको पता नहीं है। आप सपोर्ट करिए और हम दिखाते हैं अपना एनर्जी। तो आपके सपोर्ट के बिना मैं एनर्जी नहीं दे पाऊंगा। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, फिर एनर्जी जग जाएगा। इतना बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, मैथ्स और रीजनिंग में तो मैं बेताज बादशाह हूं, मैं छू नहीं रहा हूं।
क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप शेयर करके तो देखिए, इसमें सब्सक्राइबर बढ़ा करके तो देखिए, फिर देखिए आपको क्या से क्या देने वाला हूं आगे चल करके। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका क्लास आज आपको क्लास के थ्रू से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले हैं। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, जबरदस्ती कुछ नहीं है। मानते हैं मुझे तो शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, स्टेटस में। अगर स्टेटस में डाल दिए ना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिए ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर इसके व्यूज और लाइक्स और शेयर और सब्सक्रिप्शन बढ़ा तो नेक्स्ट वीडियो धमाल मचा दूंगा। धमाल चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो शेयर कीजिए और अगला वीडियो के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।